तमाम उम्मीद और ढेर सारी आशाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा मस्त रहें, आप हमेशा पढ़ते रहें, बहुत ही जल्दी आप सिलेक्शन प्राप्त करें, बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो, बहुत ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर जाएं। ऐसी महत्वपूर्ण अभिलाषा और ढेर सारे प्रेम और दुलार के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आप जहां देख पा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जहां स्रोत के आधार पर शब्द हम तैयारी कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट है जहां हमने इसके पहले एपिसोड में देख लिया है। रिकैप है वो जहां हमने तत्सम और तद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जहां हमने जाना है कि तत्सम तद्भव को कैसे पहचानेंगे, जहां हमने आपसे बात की कि बोलचाल ही बहुत ही कुछ बता जाएगा कि हम तत्सम हैं या तद्भव हैं। जहाँ ऐसी महत्वपूर्ण रिकैप को छोड़ करके आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं उत्पत्ति के आधार या स्रोत के आधार पर शब्दों में। मज़ेदार कंटेंट है, छोड़ के मत जाइएगा। विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल अलग दूंगा, विश्वास दिला रहा हूँ बिल्कुल अलग दूंगा। और अलग अगर ये मैं कर सका तो आपसे आज शुरुआत में ही कह रहा हूँ, प्रारंभ में ही कह रहा हूँ कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर ये क्लास आपको बिल्कुल अद्भुत तरीके का ना लगा तो आप कहिएगा। आप मान के चलें, आप पूरे मनोवेग से हमसे जुड़ने का प्रयास करें, पूरे उत्साह के साथ जुड़ें, पूरे मनोवेग से जुड़ें। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ये आपके सामने होने वाला है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में वाकई में महत्वपूर्ण है। जहां सामान्य हिंदी पूछी जा रही है, जहां सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जहां तत्सम और तद्भव की बात हो चुकी है, ठीक उसके आगे देशज शब्द की बात करेंगे। देशज शब्द ऐसा क्यों, इनको स्क्रीन पर लाने का मकसद हमारा क्या है, इन्हें देशज शब्द से इस क्लास की शुरुआत करने का तात्पर्य हमारा क्या है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हम लोगों ने देखे हैं उनमें 4 जो तत्सम मिला, तद्भव मिला, देशज मिला और विदेशज मिला, और एक संकर शब्द होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार भी होंगे। आप वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहिएगा। एग्जामिनर मूल करके पूछेगा तो 4 बताइएगा, कुल करके पूछेगा तो 5 बताइएगा। इस बात का जिक्र, इस बात का वर्णन, इस बात की व्याख्या इसके ठीक पहले वाली सीरीज में मैं कर चुका हूं। देशज शब्दों की पहचान कैसे होगी, यहां से भी प्रश्न क्या आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं, हमसे बार मुखातिब हुए हैं एग्जामों में और आने की संभावना भी बनी रहेगी। तो हम किसी एक भी पहलू को क्यों छोड़ दें। देशज शब्द आप किसे कहोगे ये जरा बताना। नाम से स्पष्ट है, जो मेरे देश के हैं, जो मेरे देश के मूल निवासी शब्द हैं वो देशज है। यानी ऐसे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में, जो हमारी व्यवहारिक भाषा में, जो हमारी लिखित भाषा में, जो हमारी व्याकरणिक भाषा में। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर भाषा अलग अलग होती है। तो जो हमारी बोलचाल की भाषा में आए, जो हमारे व्याकरणिक भाषा में आए, जब हमने गिलास से पानी पिया और जब हमने लोटा से दूध पिया, जब हमने अपने घर में झाड़ू लगा दिया, जब हमने बाल्टी में पानी भर लिया, जब हमने अपने सर पर पगड़ी बांध ली, जब हमने झोला में किताब रख ली, ये हमारी बोलचाल की भाषा में भी शामिल रही। हमारे व्याकरण ने भी इसे मान्यता प्रदान की। ऐसा नहीं कि व्याकरण ने जूता को गलत साबित कर दिया, मोजा को गलत साबित किया, नहीं, व्याकरण ने भी इसे मान्यता दी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अभी मैंने जितने शब्दों का उल्लेख आपके सामने किया है ये सब देशज थे। बहरहाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जब भी देशज शब्द से जिक्र हुआ है, जब भी देशज शब्दों से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमेशा कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप अपने घर पर चले आइए, अपने घरेलू सामानों का जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हमारे घर में घरेलू सामान है जिनका हमने अपने हिसाब से नाम रखा है, वो सब क्या है? देशज है। जैसे झाड़ू, डिब्बा, लाठी, लोटा, बेंत, फावड़ा, हंसिया, ये सब क्या है? ये सब देशज हैं। मैंने कहा कि आप अपने घर चले आइए, आप अपने घर के उस व्यवहारिक जीवन को जीने का प्रयास करें जो आपने अपने बचपन से लेकर के आज तक जिया है। वो व्यवहारिक जीवन अपने सामने लाने का प्रयास करें जिसके साथ आपने इतना जीवन गुजारा है, ये समागम आपने देखा है। तो मैं उल्लिखित कर रहा हूं अब
यहां मैंने लिखा झाड़ू, झाड़ू हो गया, डिब्बा हो गया, लाठी हो गया, लोटा हो गया, बेंत हो गया, झोला हो गया, फावड़ा हो गया और पगड़ी हो गई, जूता हो गया, मूजा। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं हमारे साथ। झाड़ू, डिब्बा, लाठी, लोटा, बेंत, जूता, मूजा, पैजामा। ऐसा जो भी शब्द ये हमारे घरों में प्रयोग किए गए, हमारे आसपास क्षेत्रों में प्रयोग किए और व्याकरणिक रूप से इन्हें मान्यता दे दी गई। भाई हम लोग तो बहुत से ऐसे अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, क्या व्याकरण ने उन्हें मान्यता दी? नहीं दिया। तो जिनको व्याकरण ने माना है, जिन्हें व्याकरण ने अपनाया है, मैं उन्हें ही शब्द की श्रेणी में रखूंगा। और ये जो शब्द हैं ये हमारे घर से निकले, हमारी बोलचाल से निकले और अपनी पहचान बना लेंगे। आप किताबों में झाड़ू लिखा पाते हैं, आप किताबों में झोपड़ी लिखा पाएंगे, आप किताबों में छप्पर लिखा पाएंगे, पाते हैं। ये हमारे खुद की बोली की हैं, ये हमारे समाज की एक उत्पन्न की गई स्वयं की बोली है और व्याकरण मजबूर हो गया इसे अपनाने में। और जब व्याकरण ने इसे अपना लिया, जब हमारी हिंदी ने इसे अपना लिया, तो हमने इसे कौन से शब्द में जगह दे दी? देशज शब्द में। तो देशज शब्द से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देशज शब्द वाकई में आप जब 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं आपके सामने आएंगी, आप उसमें से उसी विकल्प को टच करिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा घरेलू लगे, जो ऐसा लगे कि मेरे रिश्तेदार हैं, जो लगे कि हमसे बड़े करीबी हैं। ऐसा जो भी विकल्प उन चारों में से लग जाएगा वो आपका देशज होगा। ये इसका ट्रिक है। यानी जब भी देशज की पहचान आप कर रहे हों तो आप चारों वैकल्पिक व्यवस्था में ये सर्च करें कि सबसे करीब हमारे कौन है। जो करीब होगा, जो घरेलू होगा, जो हमसे बचपन से जुड़ा होगा, या यह कह दें जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से सबसे अटपटा लगेगा, हम उसे अपना देशज मान लेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं है। आगे और भी रोमांचकारी शब्द हैं। मजा आएगा जब आप पूरे मनोवेग से जुड़े होंगे, तब जब आप अच्छे ढंग से हमें सुन रहे होंगे, तब जब ये कंटेंट आप अच्छे ढंग से ग्रहण कर रहे होंगे, तब। तो देशज की बात मैं यहीं छोड़ देता हूं और अब मैं आपके सामने उल्लिखित करूंगा फारसी यानी विदेशी शब्दों का जिक्र करूंगा। देशज के बाद विदेशज, यानी हम इसके ये तीसरे पार्ट के बारे में जाने हैं, अब हम इसके चौथे पार्ट के बारे में जानेंगे। आपसे मैं कह दूं डिबिया किस भाषा का शब्द है, तो आप तुरंत कह दो सर डिबिया बड़ा अटपटा लग रहा है सोचने में, डिबिया मेरे देश वालों ने ही जन्म दिया होगा इसका। तो वही बात है, आप ये तुरंत जान जाओगे कि इसमें क्या देशज है क्या नहीं है। डिबिया क्या है? देशज है। केवल अपनाना मेरे पैमाने को, केवल यही पैमाना अपनाना, ये खुद तुम्हें अपना लेंगे। खुद इन्हें मन से सोचना, ये खुद आपको समर्पित हो जाएंगे, ये मान के चलना। देखिएगा जरा, मैं विदेशज यानी चौथे पार्ट की बात करूंगा, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। जो चौथा पार्ट है विदेशज। विदेशज का मतलब जो विदेशी भाषा से आए और हमारे व्याकरणिक कोट में जगह बना गए। जो विदेशों से आए हमें टाई बांधना सिखा गए, जो विदेशों से आए हमें रेल दे गए, जो विदेश से आए हमें टेलीफोन दे गए, जो विदेश से आए हमें लव करना सिखा दिया, जो विदेश से आए हमें टेलीफोन दे गए, और जो विदेश से आए हमें मोबाइल दे गए। जो विदेश से आए, जो विदेश से आए, उन्होंने कहा बैक कर लीजिए, एक्सक्यूज मी कह दीजिए, ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग कर लीजिए। तो ये जो हमें बाहर से आपको लग रहा है किसने दिया, हमें अंग्रेजों ने दे दिया। तंबाकू हमें, चीनी हमें, ऐसे ही तमाम शब्द हैं जिनका जिक्र हमारा एग्जामिनर अपने एग्जाम में कर लेता है। हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं
मैं इन्हीं शब्दावलियों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका तो भंडार है, ये बहुत विशाल काय है, लेकिन फिर भी हम लोग एक सर्च करते हैं, उस सर्च के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उस हिसाब से हम लोग अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। कारण यह है कि हमें हर छोटे बड़े कंटेंट को बेहतर ढंग से लेना होगा, अपनी तैयारी को विराम नहीं देना है, इतना मान के चलिए। तो विदेशज का मतलब किसी भी अन्य देश से आया हुआ शब्द जो हमारी डिक्शनरी में शामिल है वो विदेशज है। किसी भी अन्य देश से आया हुआ शब्द जो हमारे जद्दोजहद में शामिल है, किसी भी विदेश से आया हुआ शब्द, किसी भी देश से आया हुआ शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल है, हमारी लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ऐसे तमाम जो भी भाषाएं हैं जो उनमें शामिल हैं, हम उसे विदेशज कह लेंगे। इसी कड़ी में या इसी अभिप्राय में हम जोड़ लेते हैं आपको पहला विदेशज यानी फारसी शब्द। ऐसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली ऐसे तमाम शब्दों का जिक्र होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल फारसी शब्द की बात करेंगे। जितना मैं आपको याद करा सकूंगा उतनी हमारी कोशिश है, उतने महत्वपूर्ण शब्दों को आप याद कर पाए। आप अगर ये अच्छे ढंग से सुन रहे हैं तो बहुत ही अद्भुत नमूना है आपके सामने। यूट्यूब इतिहास में मैं बहुत कुछ अलग कर रहा हूं, मैंने कहा है, बस संसाधन की कमी हो सकती है, जज्बात की नहीं। संसाधन यहाँ कम हो सकते हैं आपके इस चैनल पर, आपको लगता होगा कि हाँ हो सकता है कुछ संसाधन की कमी हो, परंतु शब्दावली की कमी नहीं है, ना ही कंटेंट की कमी है। आप पूरे मनोवेग से लें, अच्छे ढंग से जुड़े रहें, आपका फायदा जरूर होने वाला है। आप एग्जाम में बैठेंगे और आप अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहे होंगे। फारसी शब्दों की बात मैं करूं तो एक मैं आपको प्रेम कहानी बताता हूं। प्रेम कहानी यानी अब हम बात करने वाले हैं आपसे प्यार की। मजा आएगा ना? हिंदी है, प्यार करेगी ये। अब हम आपसे बात करेंगे प्यार की। सबके कान खड़े हो गए होंगे, सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि ये कौन सी बात आ गई आज तो और मजा आएगा क्या? जी हाँ, बहुत मजा आएगा। आज हम आपसे बात करेंगे प्यार की। एक फारस का एक कमीना सुल्तान था। बहुत अच्छे ढंग से सुनिएगा, क्योंकि अगर कहानी आप अच्छे ढंग से सुन ले जाएंगे तो मजा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। यानी फारस का एक कमीना सुल्तान था। ये आप चाहोगे तो हमारे साथ लिख भी सकते हैं, एक कमीना सुल्तान था। फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसके पुत्र का नाम चिराग था, जिसके पुत्र का नाम चिराग था। चिराग था, जिसके पुत्र का नाम चिराग था। चिराग को यानी किसे? इसके पुत्र को। चिराग को एक नेक दिल या नेक दिलेर सरदार की खूबसूरत बेटी मीना से प्यार हो जाता है। मीना से प्यार हो जाता है। लीजिए, फारस का एक देख लीजिए, फारस का एक कमीना सुल्तान था, उसके पुत्र का नाम चिराग था। जरूरी नहीं कि पिता कमीना तो बेटा भी कमीना हो। इसको एक दिलेर, देखना मैंने लिखा है, इसको एक नेक दिलेर सरदार की खूबसूरत पुत्री मीना से प्यार हो जाता है। प्यार हुआ, एक इजहार हुआ, इजहार हुआ, एक दूसरे को इन्होंने गुलाब दिया। देखना जरा, गुलाब देते हैं। सारी कहानी आप लिख सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। प्यार हो जाता है, गुलाब देते हैं। मुझे लगता है क्योंकि प्यार की कहानी आप जल्दी याद कर पाते हैं। गुलाब देता है, वो उसे गुलाब देता है, वो उसे गुलाब देता है। और गुलाब देने का मतलब आप जानते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं है आपको। गुलाब का लेन देन होता है, हर जगह प्रयास मत करिएगा। गुलाब का लेन देन होता है,
सरदार मजबूर हो जाता है, बेटी है मजबूर हो गया, सरदार मजबूर हो जाता है, शादी की बात होती है, शादी की बात होती है, सरदार मजबूर हुआ, शादी की बात चला दी गई, शादी की बात हुई, शादी की बात बन गई। कितना अच्छा लग रहा होगा कि शादी की बात हुई और शादी की बात बन भी गई। राजा हैं भाई, शादी की बात बन गई, ये चीज जरा ध्यान देना। सरदार मजबूर हुआ और वो शादी की बात बन इसलिए गई क्योंकि चिराग ने अपने पिता को मजबूर कर दिया। तो जहां शादी की बात बनी, राजा हैं तो दरबार लगा, दरबार लगा, और दरबार लगने पर क्योंकि शादी का कार्यक्रम है तो आए कौन कौन से, मजदूर आ गए, यहाँ पे मजदूर आ गए। जब दरबार लगा तो मजदूर आए, कारीगरों को बुलाया गया, मजदूर आए, कारीगर आए, तनख्वाह दिया गया, तनख्वाह दिया गया, दिल खोल कर खजाना खर्च किया गया, खजाना खर्च किया गया। देखिएगा इस कहानी को भी पूरा हम लोग अच्छे ढंग से सुन लेंगे। दरबार लगा यानी शादी की बात हुई, शादी की बात पक्की होगी, तो राजा की शादी है, राजा के बच्चे की शादी है, यानी उसके राजकुमार की शादी है, तो हल्की फुल्की तो होगी नहीं। दरबार लगाया गया, दरबार में मजदूरों को बुलाया गया, कारीगर आए, उनको तनख्वाह दिया गया, उनको पैसा दिया गया, दिल खोल कर खजाना खर्च किया गया। बारात निकलेगी, अब दिल खोल कर खजाना खर्च करने के बाद बारात निकली, बारात निकली तो शहनाई बजी, शहनाई बजी, सितार बजे, आतिशबाजी हुई, सब होता है ना, आतिशबाजी हुई, गुब्बारे उड़ाए गए, गुब्बारे उड़ाए गए। जब बारात निकली शहनाई बजी, सिंपल सी बात है, बारात निकलेगी शहनाई बजेगी, आतिशबाजी यानी ये आतिशबाजी आपने देखा ही है, आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी हुई, सितारे बजे, गुब्बारे उड़ाए गए, बारात दरवाजे पर पहुंच गई, बारात पहुंच गई। अब खाने का प्रोग्राम होगा जिसके लिए आप आए हैं, आप तो मुझे लगता है इसके लिए जरूर जाते होंगे, तो अब आप जिसके लिए आए हैं वहां देखिए आपको मिला क्या, रसमलाई, अच्छा लग रहा होगा आपको, रसमलाई मिला, चाशनी मिली आपको, रसमलाई चाशनी, समोसा मिला, समोसा दिया गया आपको। ये तो प्रोग्राम था, जब आप पहुंचे हैं आपको जलपान कराया जा रहा है, आपसे इनसे मुखातिब कराया जा रहा है, रसमलाई खिलाई गई, चाशनी खिलाई गई, समोसा दिया गया, इतनी बातों से आपका आवभगत किया गया, स्वागत किया गया। अब आपको खाने में देखना क्या दिया जा रहा है, आपको खाने में गरम गोश्त दिया गया। मजा आ रहा होगा ना, तो कुछ बाराती नाराज हो जाएंगे जो हमारे भारतीय हैं, नाराज इस बात से हो गए कि यार गोश्त तो दे रहा है आदमी, मजेदार चीज छोड़ दे रहा है, वो क्या है, वो शराब। तो गरम गोश्त के साथ इसने कहा नहीं, हमारे बाराती नाराज नहीं होंगे, शराब भी लेंगे। शराब जानते हो किसे कहते हैं, सरधनाब, क्लियर है, अभी बताऊंगा इसके बाद। तो गरम गोश्त, शराब भी दिया गया, अमरूद दिया गया सलाद के रूप में, अद्भुत है, हम लोग ये सब खाते हैं, ये अमरूद खिला रहे हैं, याद कर लेना ये चीज। तो रसमलाई, चाशनी, समोसा, गरम गोश्त, शराब भी दिया गया, किशमिश भी दी गई, किशमिश ये तो परंपरा है, बहरहाल हम लोगों के यहाँ भी किशमिश दी गई। इतनी सारी बातें हो गई, ये सारा कार्यक्रम बढ़ रहा था, प्रेम से लोग खा रहे थे, मजे उठा रहे थे, एकदम अच्छे ढंग से अवगत हो रही थी। लेकिन एक आ गया, कौन सा, अफसोस है हमें। अफसोस की बात इसलिए कर रहा हूं, ये चीज यहां से आप ध्यान रखिएगा, कहानी यहां जोड़ रहा हूं। अफसोस है, अफसोस इस बात का है, किस बात का, एक सूतखोर सौदागर इसी बीच में आता है। अफसोस, एक सूतखोर सौदागर आ जाता है,
सूतखोर सौदागर आता है। एक सूतखोर सौदागर आता है, वह मीना को जहर दे देता है। लीजिए, कहानी में अब ट्विस्ट है। जहाँ मज़ा आ रहा था, जहाँ आपने सोनी महिवाल की प्रेम कहानी देखी होगी, जहाँ आपने हीर रांझा की देखी होगी, हीर रांझा में भी जहर ही दिया जाता है, तो एक सूतखोर सौदागर आता है, वह मीना को जहर देता है। पूरी कहानी जीवंत हो उठी होगी, आप मार्मिक हो जाएंगे। अब एक सूतखोर सौदागर आता है, वह मीना को जहर दे देता है। जहर देने के बाद देखना, जुबान बाहर आएगी, जुबान बाहर आती है, जुबान बाहर आती है, खून निकलता है, मीना जमीन पर गिर जाती है। दवा देने का प्रयास होता है, दवा दिया भी जाता है, परंतु जान निकल जाती है, परंतु जान निकल जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। फिर दारोगा साहब आते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी को पूरे मार्मिक ढंग से आप अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करें। हमने कहा कि फारस का एक कमीना सुल्तान था, जिसके पुत्र का नाम चिराग था। चिराग को एक नेक दिलेर सरदार की पुत्री, जो खूबसूरत पुत्री मीना से प्यार हो जाता है। मीना को भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार गुलाब देकर करते हैं। चीने मरने की कसम खा लेते होंगे, जैसा कि हम भारतीयों में होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, दोनों एक दूसरे को गुलाब देते हैं। ये गुलाब नहीं था, ये सिग्नल था और ये सर्टिफिकेट था कि हमें आगे बढ़ना है। आगे की बात क्या थी? सरदार लड़की का बाप जो था मजबूर हो जाता है शादी करने के लिए। बहरहाल ये राजकुमार थे, इनके पिता भी मान जाते हैं, चिराग उन्हें मना ले जाता है। और जब मान जाते हैं तो दरबार लगता है। दरबार में मजदूरों को बुलाया जाता है, यानी शादी तय हो जाती है। देखना, मैंने लिखा था, शादी की बात बन गई, शादी की बात हुई, शादी की बात बन गई, दरबार लगा, मजदूर आए, तनख्वाह दिया गया, कारीगर बुलाए गए, दिल खोल कर खजाने को खर्च किया गया। कहानी आसान है, याद हो जाएगी। दिल खोल कर खजाने को खर्च किया गया। बारात निकली, शहनाई बजी, आतिशबाजी हुई, सितार बजाए गए, गुब्बारे उड़ाए गए, जैसा कि नॉर्मल बारातों में आपने देखा ही है। ये सारे काम हुए और जब बारात दरवाजे पे पहुंचती है तो आओ भगत जैसे हम सेवा सत्कार करते हैं, वैसे हमें भी यहाँ रसमलाई दी गई, चाशनी दी गई तथा समोसा दिया गया। खाने की तरफ हम बढ़ ही रहे थे कि हमारे मन मुताबिक ब्रांडेड शराब हमें पिलाई गई, शराब दी गई। शराब लेने के बाद हम गरम गरम गोश्त खाए। इसके बाद हमें सलाद के रूप में अमरूद दिया गया और हमें किशमिश भी दिया गया। इतनी चीज़ों का हम सेवन कर ही रहे थे, तब तक एक बुरा समाचार आता है। एक सूदखोर सौदागर आ जाता है और वह मीना को जहर दे देता है खाने में। यानी मीना, यानी जिसकी शादी हो रही थी चिराग से। मीना की जुबान बाहर आती है, खून मुख से बाहर आता है, जमीन पर मीना गिर जाती है। दवा देने का प्रयास किया जाता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। मीना की जान निकल जाती है और इस प्रेम कहानी की एक दर्दनाक अंत हो जाता है। इस प्रेम कहानी का एक दर्दनाक अंत हो जाता है। बाद में दरोगा साहब आते हैं, इस सूदखोर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इतनी कहानी मुझे लगता है आपको अच्छे ढंग से याद हो गई होगी। अगर याद हो गई होगी तो आप बहुत कुछ याद कर चुके हैं मेरे दोस्तों। देखना, फारस यानी फारसी, कमीना फारसी शब्द है, सुल्तान फारसी शब्द है। ध्यान देना, चिराग फारसी शब्द है, नेक फारसी शब्द है, दिल फारसी शब्द है, सरदार फारसी शब्द है, खूबसूरत भी फारसी है, मीना भी फारसी है, प्यार भी फारसी है, गुलाब भी फारसी है ना। मज़ेदार, याद करना हुआ कितना आसान अगर हमने इस कहानी को याद कर लिया है तो। क्योंकि हम जब एग्जाम में होते हैं तो अक्सर तमाम चीज़ों को हम भूल जाया करते हैं। आगे देखना जरा, हम बात करें सरदार की बात तो हमने किया ही, ये फारसी है, मजबूर भी फारसी है, शादी भी फारसी है, और जो
यहां मैंने लिखा है बात, यह भी फारसी है। दरबार भी फारसी है, मजदूर फारसी है। दरबार फारसी, मजदूर फारसी, कारीगर फारसी, तनख्वाह फारसी, दिल फारसी, खजाना फारसी, खर्च फारसी। मजा आ रहा है ना? यानी हर वो शब्द जो मैंने लिखा है, हर वो शब्द मैंने जो लिखित किया है केवल सहायक क्रिया को छोड़कर, एक और है को छोड़कर, सब फारसी शब्दों का एक समागम देने का आपको प्रयास किया गया है इस पूरे कंटेंट के माध्यम से। बारात भी फारसी है, शहनाई फारसी है, सितार फारसी है, आतिशबाजी फारसी है, गुब्बारा फारसी है। किशमिश, अमरूद, समोसा, चाशनी, रसमलाई, गरम गोश्त, शराब, जान, दवा, जमीन, खून, जुबान, और फिर ये सौदागर, फिर ये जहर, ये सब कुछ क्या था? फारसी था। मैंने फारसी शब्दों का जिक्र किया और बहुत ही अलग ढंग से आपको देने का प्रयास किया। अगर ये मज़ा आ रहा है तो अभी से लाइक और शेयर करना शुरू कर लें। अभी से मैंने कहा है आपसे ना कि बिल्कुल अलग करके देने वाला हूँ, और ये बिल्कुल अलग दे भी रहा हूँ। ये हमारा प्रयास था, ये हमारा सफल प्रयास हो जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आप पूरे मनोवेग से जुड़े हैं। तो मीना और चिराग की प्रेम कहानी तो आपको आकर्षक लगी होगी, और अगर ये आकर्षक लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहाँ एक प्रेम कहानी से अवगत कराया, जहाँ एक प्रेम कहानी के माध्यम से आपने फारसी शब्दों को कुछ संग्रह को याद कर पाए, यानी कुछ शब्दों को आप ले गए। इसी कड़ी में, यानी इसी माध्यम में आपको मैं एक छोटी सी शायरी भेंट करना चाहता हूँ। देखना मज़ा आ रहा होगा आपको कि सर अलग कर रहे हैं आप। अलग कर रहा हूँ ना, शायरी भेंट करना चाहता हूँ। आपके लिए समर्पित है ये शायरी, आप इसे याद कर लीजिएगा। फारसी शब्दों का एक बड़ा जकीरा आपके सामने आ जाएगा, यानी उतना तो याद ही कर पाए हैं, कुछ और याद कर ले जाएंगे। देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसे नोट कर दे रहा हूँ, शराब में अंगूर न होता, शराब में अंगूर न होती तो नशा नहीं हो सकता है, नशा नहीं हो सकता है, नशा नहीं हो सकता है। आगे जरा ध्यान दें, आसमान में अरमान न हो, आसमान में अरमान न हो, न हो तो बारिश नहीं हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये चीज ध्यान देना, मैं एक क्रमबद्ध तरीका आपको देने का प्रयास कर ही रहा हूं। सहनाई में शर्म ना हो, सहनाई में शर्म ना हो तो आवाज कहां से आएगी, तो आवाज कहां से आएगी। अगली लाइन को ध्यान से सुनिएगा और आपका दाद चाहूंगा। सहनाई में शर्म ना हो तो आवाज कहां से आएगी, और मुस्कुरा लीजिएगा जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। चेहरे पर यदि चश्मा ना, चेहरे पर यदि चश्मा ना, यानी चश्मा ना हो तो मुस्कान कहाँ से आएगी, मुस्कान कहाँ से आएगी। देखिएगा जरा, सहनाई में शर्म ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगी, चेहरे पर यदि चश्मा ना तो मुस्कान कहाँ से आएगी। अखबार में, अखबार जान ही रहे ना, अखबार में यदि शायरी ना होती, शायरी ना होती तो बिकता नहीं बाजारों में, तो बिकता नहीं बाजारों में। चापलूसी, चापलूसी दिमाग में ना होती, दिमाग में ना होती तो उम्मीदवार, उम्मीदवार उड़ते नहीं हजारों में, उड़ते नहीं हजारों में। यदि खिलता गुलाब दिलों में तो, देखना जरा, यदि खिलता गुलाब दिलों में तो
यहाँ से मैं जोड़ूंगा भी आपको। एक शायरी मैंने देने का प्रयास किया, आप इसे पुनः सुने। मैं इन शब्दों को टिक भी कर दूंगा। शराब में अंगूर ना होता तो नशा नहीं हो सकता है। ये शायरी बनाई गई है, इसमें त्रुटियां भी हैं, लेकिन ये मैंने केवल आपको याद कराने के लिए किया है। ये शायरी जो मैं भेंट कर रहा हूँ आपको, ये मैंने केवल आपको याद कराने के लिए किया है। इसके हर शब्द हर पहलुओं को अपने व्यवहारिक जीवन में मत टच करिए। ये ना सोचिएगा अरे सर इसमें ये कैसे हो सकता है, चलो हम याद कर ले जाएं, ये हो सकता है। शराब में अंगूर ना हो तो नशा नहीं हो सकता है। आसमान में अरमान ना हो तो बारिश नहीं हो सकती है। सहनाई में शर्म ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगी, और चेहरे पर यदि चश्मा ना तो मुस्कान कहाँ से आएगी। अखबार में यदि शायरी ना होती तो बिकता नहीं बाजारों में, यानी अखबार में ऊट पटांग ना लिखे गए होते तो बाजारों में इसकी वैल्यू घट जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अखबार में शायरी ना होती तो बिकता नहीं बाजारों में। और चापलूसी का मतलब ढंग, यानी अलग अलग प्रकार के तरीके। चापलूसी अगर ना होती दिमाग में तो उम्मीदवार उड़ते नहीं हजारों में। यदि खिलता गुलाब दिलों में तो, सोचो जरा, ये पंक्ति ध्यान देना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। यदि खिलता गुलाब दिलों में तो फिर बाग अधूरे रह जाते, यानी जहाँ गुलाब को खिलना चाहिए वहाँ नहीं खिलेगा, दिल में खिल जाएगा तो फिर तो बाग अधूरे रह जाएंगे ना। यदि खिलता गुलाब दिलों में तो फिर बाग अधूरे रह जाते। जैसे यदि खिलता गुलाब दिलों में तो, यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ, बाग अधूरे रह जाते, अधूरे रह जाते। जैसे अगली पंक्ति है, जैसे चाकू बिन हाथों से, यानी चाकू बिना हाथ के बेकार है। जैसे चाकू बिन हाथों से, जैसे औरत बिन बातों के। औरत हैं, अगर वो बात ना करें फिर बेकार है ना। औरत बगैर बात के बेकार है, आपको पता है कि वो बात जरूर करेंगी जहां होंगी। बाग अधूरे रह जाते, जैसे चाकू बिन हाथों से, जैसे औरत बिन बातों से। यदि खिलता गुलाब दिलों में तो फिर बाग अधूरे रह जाते, जैसे चाकू बिन हाथों से, जैसे औरत बिन बातों से। यहाँ उल्लिखित ऐसे तमाम शब्द, यानी शराब पर टिक करें आप, अंगूर पर टिक करें आप, नशा पर टिक करें आप, आसमान पर टिक करें, अरमान पर टिक करें, वारिस पर टिक करें, सहनाई टिक करें, शर्म टिक करें, आवाज़ टिक करें, चेहरा टिक करें, चश्मा टिक करिए आप, मुस्कान टिक कर लीजिए, अखबार कर लीजिए, शायरी कर लीजिए, बिकना कर लीजिए, बाजार कर लीजिए, चापलूसी कर लीजिए, दिमाग कर लीजिए, उम्मीदवार कर लीजिए, गुलाब कर लीजिए, दिल कर लीजिए, बाग करिएगा, चाकू कर लीजिए आपका, औरत कर लीजिए और बात कर लीजिए। ये इतने तमाम उल्लिखित शब्द फारसी भाषा के हैं। इसके ठीक पहले जो आपने एक प्रेम कहानी देखी, उसमें भी जितने भी मैंने शब्दों का जिक्र किया सबके सब फारसी थे। तो हम लोगों ने फारसी शब्दों का एक जकीरा, एक गट्ठर बनाने का प्रयास किया है, और हो सकता है कि हम लोग इसे याद भी कर जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने तो प्रेम कहानी याद कर ली होगी, इस पर थोड़ा सा एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो यह भी आपके मन मस्तिष्क में अपनी जगह जरूर बना चुका होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और ये कंटेंट जो आज आपको प्रोवाइड कराया गया है आपके इस चैनल के माध्यम से, ऐसे आने वाले अभी तमाम, फारसी ही क्यों, अरबी आएगा, पुर्तगाली आएगा, चीनी आएगा, फ्रांसीसी आएगा, जबकि हर जगह इतने शब्दों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अरबी और फारसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो फारसी शब्दों का एक बहुत बड़ा जो भी मेरे बस में था वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। और मुझे लगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोवाइड करा पाया हूँ। पहली बार आपको इतना बिल्कुल अलग ढंग से देने का प्रयास किया गया है। और अगर ऐसा किया है, और अगर हमने आपको ये अच्छे ढंग से प्रोवाइड करा पाए हैं और बेहतर ढंग से आपने इसे ग्रहण कर लिया है, तो लाइक करिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। हम मिलेंगे आपसे दोबारा एक नए कंटेंट के साथ, पुनः हम हाजिर होंगे, इसमें भी पार्ट 3 लेकर के। इसकी सीरीज नंबर 3, जिसे 3rd आप कहेंगे, वो भी आएगा। आप पूरे मनोवेग से अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।